तो आपको बहुत कम मिलेंगे कि वास्तव में घटना चक्र क्या है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। ये एक तरीके से रामबाण है। बट उनके लाइफ में कुछ हो गया, किसी से लड़ाई हो गई है, कुछ हो गया, आजकल रिलेशनशिप्स हैं, ब्रेकअप्स हो गए, तो लोग इतना ज़्यादा लाइक ब्रेक डाउन हो जाता है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये है, बट नहीं, आप उस टाइम पे कुछ ना कर सकिए तो बस पेशेंस रखिएगा। तो आपको ये अपने जो आप ये पेपर फ्लैग्स यहाँ पे लगा रहे हैं, आपको इन्हीं को रिवाइज करना होगा। चक्र है और इतनी बार इसको पलटा गया है, आप देख सकते हैं कि मतलब इसके पेज वेज, इसकी स्थिति कितनी खराब है। मतलब रंग बिरंगे नोट्स और इतने गजब तरीके से आपने मैंने पढ़ा थोड़ा है। रंगों पे ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ब्लैक एंड वाइट रहता है, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। जिसको ना पढ़ने का मन करे वो भी पढ़ ले, मतलब इतना अच्छी सिस्टमैटिक तरीके से बनाई। के 1 महीने पहले या 20 डेज पहले घटना चक्र की आई दृष्टि आती है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिवीजन में, ये नहीं कि आपने 1 महीने के लाइक टाइम फ्रेम में 5 बार रिवाइज कर लिया। हम मेंस की तैयारी कर रहे थे, हम आंसर राइटिंग करते थे, तो मुझे लिखते लिखते मेरे हाथ में यहाँ पे चोट लग जाती थी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यूपी पीसीएस 2024 में सबसे ज़्यादा अगर कोई वायरल कंटेंट रहा और सबसे ज़्यादा जो वायरल सिलेक्शन रहा वो ननद और भौजाई का सिलेक्शन रहा, जिसमें कि अभी मेरे साथ आकृति शुक्ला है जो कि डीएसपी रैंक 3 पे इनका सिलेक्शन हुआ है। और आपको ये भी बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूरा छात्रा भी रही हैं। 17 से लेकर 20 बैच इनका बीएससी रहा है और अभी ये डीएसपी पे सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है डीएसपी बनके? अच्छा लग रहा है, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा अब्जॉर्ब होने में, सिंक इन होने में, बट हाँ अच्छा लग रहा है, ओवरऑल तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक ही घर में दो सिलेक्शन एक साथ, बिल्कुल। मतलब किसी के घर एक भी नहीं आता और आपके घर में दो अधिकारी हाँ, एक साथ ही। exactly, हाँ मतलब हम लोग थोड़ा लकी है। तो भाभी लक आपके साथ रहा? बिल्कुल हाँ, ये लेडी लक एंड भाभी लक दोनों का फैक्टर साथ में रहा, अदरवाइज तो मतलब काफ़ी टाइम से मैं कर रही थी। कितने साल से तैयारी कर रही थी आप? मैं एक्चुअली वही 2021 से मैंने स्टार्ट किया था। जब कोविड हाँ कोविड के टाइम से। बैच हम लोगों का तो 20 में कंप्लीट हुआ था। हाँ, कोविड के वजह से थोड़ा डिले हो गया था, उसी टाइम पे स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। साथ में मैंने लॉ भी किया था, तो एलएलबी भी किया था आपने? एलएलबी भी किया है मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी से। तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे कभी कभी बीच में दिक्कत भी होती थी प्रिपरेशन में, बट हाँ मैं साथ में तैयारी करती रहती थी अपना। तो आपने कोचिंग किया था कि नहीं किया था? नहीं, कोचिंग मैंने ऐसा नहीं किया था, सिंस मैंने तैयारी पहले यूपीएससी की स्टार्ट की थी, तो उसके ऑप्शनल के लिए, जो कि मेरा एंथ्रोपोलॉजी है, उसके ऑप्शनल के लिए मैंने अनअकैडमी पे मैंने किया था। एंथ्रो ऑप्शनल के लिए क्योंकि इस समय ऑफलाइन कोचिंग्स तो थी नहीं, तो मैं ऑनलाइन मोड में ही मैंने किया था। मतलब ऑप्शनल की तैयारी कोचिंग किया आपने बस? हाँ, मैंने ऑप्शनल के लिए बीएससी बैकग्राउंड रहा है तो आपका बेस तो उतना अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि मतलब आर्ट्स का बेस उतना अच्छा नहीं रहा होगा। नहीं, आर्ट्स का बेस मेरा इसलिए ठीक था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था हमेशा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब चीज़ में मुझे इंटरेस्ट था, तो इसलिए मुझे उतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। इनिशियली थोड़ा बहुत हिस्ट्री में डिफ़िकल्टी होती थी, बट लॉन्ग टर्म में फिर मुझे इंटरेस्ट आ गया तो मज़ा आने लगा। बीएससी की क्लास करती थी कि नहीं यूनिवर्सिटी में? हाँ, मैं क्लासेस रेगुलरली करती थी सारी। क्लास आप करती थी? यस। तो उसके बाद फिर आपने सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया 21 से? यस। तो तैयारी कैसे करें? जो भी बच्चे अभी प्रयागराज में जो भी बच्चे तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करें? वो भी अंग्रेजी माध्यम है आपका? हाँ, मेरा तो इंग्लिश। उसके लिए क्या बेस कवर करें, कैसे क्या पढ़ें? पहले तो मुझे लगता है कि जैसे सबसे पहले आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, जो भी बेसिक 6 to 12 एनसीईआरटीज़ होती हैं उन्हें कवर करिए। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अगर आपका लाइक होल्ड अच्छा है तो 6 से अपना स्टार्ट करके आप 9th से भी कर सकते हैं, 9 to 12 कवर कर सकते हैं। बताइए ना, मतलब एक एक लिस्ट बताइए ऐसे कि किसकी ज़रूरी रहती है, किसकी नहीं ज़रूरी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है ज्योग्राफी की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की आपको बहुत ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए, बिकॉज किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ होती हैं उसी से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। एंड ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ मतलब बेसिकली कोई भी एनसीईआरटीज़ है, तो आपको उसको एक पढ़ने का भी एक तरीका पता होना चाहिए। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब अगर उसमें कोई भी 2 स्टेटमेंट भी लिखे हैं तो उसमें इन डेप्थ एक बहुत डीपर मीनिंग छुपी होती है, तो यू हैव टू बी वेरी एनालिटिकल वाइल रीडिंग द एनसीईआरटीज़। तो उसको अब ये तभी हो सकता है जब आप मल्टीपल टाइम्स रीड करें। हम अक्सर ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं अरे क्लास 6 की एनसीईआरटीज़ है, एक बार पढ़ ले इसका क्या ही लेवल होगा ये वो, बट आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अगर एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हैं तो हम उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, बिकॉज उसमें बहुत डीपर मीनिंग हिडन होती है, तो वो हेल्प करती है।
तो तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी कैसे पढ़े, पहली बार कितना बार रीड करें, फिर नोट्स कब बनाएं, हाईलाइट कब करें? हाँ, देखिए मैंने ये किया था कि मैंने 3 रीडिंग्स डिसाइड की थी कि मैं 3 रीडिंग्स करूँगी। फर्स्ट रीडिंग होती है एक रफ़ रीडिंग, जब आप सिंपली एक ग्लैंस आपने रफ़ रीडिंग की है, उस समय आप कुछ भी हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, उस पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप जस्ट मेंटली आप एक दिमाग में ये रख रहे हैं कि अच्छा ये पोर्शन है, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये चीज़ मेंशन्ड है, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में समवेयर स्टोर होता जाता है। सेकेंड टाइम जब आप रीड करते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल है आप वो कर सकते हैं। थर्ड रीडिंग में आप क्या करिए, आप उन्हीं अंडरलाइन पोर्शन को आप रीड करिए दोबारा से, तो ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग हो गया। बाद में फिर अगर जैसे एग्ज़ाम है, आपको रिवाइज़ करना है, तो आप सिर्फ उन हाईलाइटेड पोर्शंस को रिवाइज़ कर लीजिए। एंड हिस्ट्री ये एनसीईआरटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी वेरी कंसाइज होती है, बहुत क्रिस्प होती है, तो उसमें आई डोंट थिंक सो कि नोट मेकिंग की बहुत ज़रूरत होती है। बट स्टिल जैसे मैंने ज्योग्राफी के लिए बना लिए थे नोट्स, सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं ऐसा किया था, बट ज्योग्राफी के मैंने नोट्स बना लिए थे अपने सेपरेट, तो एनसीईआरटीज़ मैंने ऐसे टैकल किया था। तो और किसकी एनसीईआरटी आपने पढ़ी थी, हिस्ट्री की? हाँ, मैंने हिस्ट्री की पढ़ी थी, ज्योग्राफी पढ़ी थी, सोसाइटी की एक कोई पर्टिकुलर बुक थी वो पढ़ी थी, इकोनॉमी का भी कोई शायद आई थिंक क्लास 11th का था, मैक्रो इकोनॉमिक करके था, वो पढ़ा था। एंशिएंट मिडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु की एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी थी। एंड इसके अलावा साइंस की मैंने बायो बुक थी वो पढ़ी थी। किस क्लास के? शायद 8th 9th की पढ़ी थी, 8th 9th एंड 10th की पढ़ी थी। और उसके अलावा 11th की केमिस्ट्री की बुक्स पढ़ी थी मैंने। और हाँ, और शायद 12th की जो बायोलॉजी की बुक थी उसमें लास्ट के 4 चैप्टर्स एनवायरनमेंट के हैं, वो पढ़ा था मैंने। 14, 15, 16, 17 चैप्टर। हाँ, उसमें जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके बायोडाइवर्सिटी के और इकोसिस्टम के, जो भी डाइवर्सिटी होती है, अल्फ़ा बीटा गामा डाइवर्सिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में एक रफ बेसिक आइडिया दिया है, जो कि आपका एक बेसिक फाउंडेशन प्रिपेयर कर देता है। तो आई थिंक वो उसे पढ़ लेना चाहिए। क्लास 11th की केमिस्ट्री बुक भी ज़रूर से पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस मैंने बहुत ऑफनली रिपीट होते हुए देखे हैं। अच्छा, ये चीज़ें थी। तो एनसीईआरटी बच्चे को कितने दिन में कवर, जैसे मतलब अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आपने भी ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी करना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में हैं, किसी और यूनिवर्सिटी से तैयारी करें, BHU DU कहीं से भी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी कितने दिन में ख़त्म कर लें? देखिए, ये सब वेरी करता है, सबका प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी अलग होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं, कुछ लोगों के पास टाइम की लिबर्टी होती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती है, हर इंसान की पोटेंशियल अलग होती है। कुछ लोग ज़्यादा जल्दी उसको कैप्चर करते हैं, ज़्यादा जल्दी उसको वो ग्रास्प करते हैं, तो आई थिंक एक पर्टिकुलर टाइम बार सेट करना आई थिंक सही नहीं है। अपनी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आप उसको करिए, बट आप ट्राई करिए। एक जो बेसिक कहा जाता है कि मोस्टली 3 months में आपकी एनसीईआरटीज़ कवर हो जानी चाहिए, सारे एनसीईआरटी? हाँ, लगभग सारी एनसीईआरटीज़ का एक रफ रीडिंग, एक मतलब 2 रीडिंग्स तक फिनिश हो जानी चाहिए आपका 3 से 4 महीने में। उसके बाद क्या करें फिर एनसीईआरटी? उसके बाद मुझे लगता है एनसीईआरटीज़ एक बार आपकी फ़िनिश हो जाए तो उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पे स्विच कर सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक जो बैकग्राउंड है वो प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको समझना आसान हो जाता है। लेकिन ये बताइए कि स्टैंडर्ड बुक तो बहुत बल्कि होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कंटेंट रहते हैं, तो क्या स्टैंडर्ड बुक पे स्विच करने से पहले PYQ देखना चाहिए कि सीधे स्टैंडर्ड बुक पे जाना चाहिए एनसीईआरटी के बाद? PYQ कब देखना चाहिए? देखिए, PYQs की समझ डायरेक्ट एनसीईआरटीज़ के बाद नहीं आ पाएगी। जैसे आपने सिर्फ एक बार एनसीईआरटीज़ पढ़ लिया, उसके बाद आप यूपीएससी के आंसर, यूपीपीसीएस का डिफरेंट है, ये मैं यूपीपीसीएस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रही हूँ। यूपीपीसीएस में कंपैरेटिवली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें तो इजी रहता है, बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़े से क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ने का मे बी शायद आप कॉम्प्रीहेंड ना कर पाएँ, आपको डिफ़िकल्टी हो। तो मेरा मानना है कि एक रफ़ रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स की करने के बाद फिर आप यूपीपीसीएस के जो PYQs हैं उनको एनालाइज करिए, एंड उसके बाद आपको थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि अभी आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो आपको 3 से 4 बार या हो सकता है 5-6 बार भी पढ़नी पड़ जाए। हालांकि आप ये खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि जैसे जब आप 3 से 4थी बार पढ़ेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, उसके बाद आप 5वीं बार पढ़ेंगे आपको और कम टाइम लगेगा, सो कंपैरेटिवली टाइम रिड्यूस होता जाता है। तो हमें लक्ष्मीकांत कितनी बार पढ़ी है आपने? मैंने तो बहुत बार पढ़ी है कि सिंस मैं तो 3-4 साल से तैयारी कर रही हूँ, तो मैं कितनी बार? एक मतलब अरे हो गया होगा 10-12 बार तो हो ही गया होगा। लेकिन अगर आप टच में नहीं है, अब जैसे मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया लक्ष्मीकांत रिवाइज के, तो मैं शायद बेसिक क्वेश्चंस में भी गलती कर दूँ। तो द पॉइंट इज़ कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिविजन में। ये नहीं कि आपने 1 महीने के टाइम फ्रेम में 5 बार रिवाइज़ कर लिया फिर 6 महीने के लिए छोड़ दिया है। तो
तो आप अपना रिवीजन भी ऐसा सेटअप करिए कि सो दैट रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज होती रहें चीज़ें, एक कंटिन्यूटी ना ब्रेक होने पाए। कंटिन्यूटी न ब्रेक होने पर स्टैंडअप बुक की लिस्ट बताइए फिर हम। स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट करूँ तो ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ की थी। जीसी लियोंग मैंने एक बार पढ़ी थी, उसका जो क्लाइमेट वाला सेक्शन, बहुत सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, मोस्टली क्लाइमेट वाला सेक्शन पढ़ना होता है इसमें, तो वो मैंने किया था वहाँ से कवर। देन हिस्ट्री की बात करें तो मैंने राजीव अय्यर सर की मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी थी। पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था। एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक कवर की थी, सेलेक्टिवली कवर की थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं की थी। इकोनॉमी के लिए हाँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया। इकोनॉमी के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी एज सच, मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े थे। मृणाल सर का मैंने यूट्यूब पे वीडियोस हैं अवेलेबल, तो मैंने वहाँ से देखा था, क्योंकि मुझे इकोनॉमी में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, उसके जो कॉन्सेप्ट्स थे समझने में, रेपो रेट और ये सब, तो मुझे सिर्फ बुक्स पढ़ के नहीं समझ में आ रही थी चीज़ें कि कैसे क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन रेट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, इनके लिए मैंने मृणाल सर के जो वीडियोस थे वो देखे थे और वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो उसके बाद मैंने उनके जो नोट्स थे टेलीग्राम पे अवेलेबल थे, तो मैंने वहाँ से उनके नोट्स को प्रिंट करा लिया था और मैं उनको ही रिवाइज़ करती थी। तो साइंस कहाँ से कवर किया? हाँ, साइंस के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटीज़ की थी और फिर मैंने करंट किया था। साइंस के लिए मैंने कोई बुक नहीं रेफ़र की थी। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ते थे? करंट अफेयर्स मेरा करंट अफेयर्स का सोर्स चेंज होता रहता था। इनिशियली मैंने विजन आईएएस की मैगज़ीन की थी, बट जब मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ पीसीएस देने की बात आई थी, यूपी पीसीएस, तो मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ऑनलाइन वीडियोस आता है मंथली हर महीने का, वो मैं वहाँ से वीडियो देखती थी, प्लस उसी चीज़ का प्रिंट आउट निकलवा लेती थी। तो मैं उसमें भी अपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको हाईलाइट कर लेती थी, प्लस एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या 20 डेज़ पहले घटना चक्र की आई दृष्टि आती है, वो मैं पढ़ती थी बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से कवर करते थे उसको। हाँ, वो। ये इतना मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, और बहुत लोग, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप घटना सार भी कर सकते हैं। घटना सार से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो 2 से 3 यूपी पीसीएस के लिए तो 2 से 3 अगर आप सोर्सेज कवर कर रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट भी है और सफिशेंट भी है। पेपर 5-6 हाँ, पेपर 5-6 मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियोस देखे थे मैंने, थोड़े थोड़े, बहुत ज़्यादा नहीं देखा था। मोस्टली मैंने क्या किया था, जो सिलेबस में जो जो टॉपिक्स मेंशन थे, मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज करके मेरी पूरी प्रेपरेशन मेंस की सिलेबस पे ही बेस्ड थी। क्योंकि उसका रीज़न ये था कि जैसे जब मेंस था उसके जस्ट पहले, उसके 1.5 महीने पहले ही मेरा बिहार का मेंस था, तो मेरे पास टाइम कम था और उसी टाइम पे, उसके थोड़ी दिन पहले मेरे भाई की शादी भी थी, तो मतलब मेरे पास टाइम का थोड़ा क्रंच था। तो मुझे ये था कि मुझे 1.5 से 2 महीने में ही पूरी प्रिपरेशन करनी है, अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो मैंने उसके लिए क्या किया था, जो भी सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन्ड है, ये चीज़ मैंने पेपर 1 टू पेपर 6 सब में की थी। जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड है सिलेबस में, मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालवा लिया था। देन सिलेबस में जो जो भी टॉपिक्स मेंशन थे, मैं उस पर चैट जीपीटी पे लाइक टाइप करके एक अपना 100 या 150 वर्ड्स का एक शॉर्ट नोट्स बना लेती थी और मैं लिख लेती थी और फिर उस टॉपिक को सिलेबस में हाईलाइट कर देती थी कि ये फिनिश हो गया है। तो ऐसे ही करके मैंने अपने सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो ये तो मेरे ऐसे के नोट्स हैं जिसमें मैंने अपने कोट्स वगैरह एंड ऑल सारे लिखे हैं, इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी नोट्स आपने बनाई है ऐसे की। हाँ, मैंने ऐसे ही शॉर्ट बुकलेट्स बनाई हैं अपनी पेपर 1 सारे पेपर के ना, GS 5। हाँ, अच्छा, ये भी आपने बनाई है। ये तो आई थिंक स्कीम्स, ये यूपी स्पेशल के लिए है। यूपी स्पेशल के देखिए कैसे नोट्स बनाए हैं, जितनी पॉलिसीज है यहाँ पे लिखी गई हैं, और राइटिंग भी बहुत अच्छी है। हाँ, मतलब मेंस बहुत अच्छा रहा होगा आपका। ये तो मैंने कुछ एक मेक आईएएस का इम्पोर्टेंट बजट था, तो वो मैंने अटैच कर लिया था। हर चीज़ देखिए लास्ट में हम खुद से नहीं बना सकते, कुछ कुछ चीज़ें हमें खुद से ऐड ऑन करनी पड़ती है, तो वो हम करते थे। तो इसकी नोट्स आप देंगी, मतलब बच्चों को पब्लिकली प्रोवाइड करवा सकती है कि नहीं? हाँ, डेफिनेटली। मैं एक बार अभी तो मैं खुद एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, वंस आई एम आउट ऑफ दिस, तो डेफिनेटली अगर किसी को भी हेल्प हो सके तो। मतलब देखिए इसमें छोटी भी नोट्स है, इसमें जो है कैसे नोट्स बनी है, कैसे हाईलाइटेड है, और इतना अच्छा नोट्स है, इसको जिसको ना पढ़ने का मन करे वो भी पढ़ ले। मतलब इतना अच्छी सिस्टमैटिक तरीके से बनाई गई है, निगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, और उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। LPG रिफॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, स्टेप्स क्या है, तो उसको बनाने में टाइम भी लगा हुआ। हाँ, मुझे टाइम लगा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलेबस में जो जो भी टॉपिक्स मेंशन थे, जैसे लिखा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो मैं PDF टाइप करती थी चैट जीपीटी पे, उसके क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या रिफॉर्म्स चाहिए, क्या सोल्यूशन है, तो ये क्या क्या चैलेंजेस है, तो उसके जितने भी डायमेंशंस होते थे सब पे अपना थोड़ा थोड़ा कीवर्ड्स मैं बना के नोट्स बना चैट लेती जीपीटी थी। सही बताता है।
हाँ, मोस्टली सही बताता है, कभी-कभी डेटा में इश्यू होता है, तो डेटा मैं फिर से Sites. री-वेरीफाई कर लेती थी। बट जो बेसिक फॉडर मटेरियल होता है, जो मेन कंटेंट होता है, वो तो मोस्टली सही होता है तो उसका। मतलब आपका ये कहना है कि इस मेंस के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सारे मेंस का पहले टॉपिक उठाएं, हाँ, उसको चैट जीपीटी पे जाएं, उसका शॉर्ट नोट्स छोटा छोटा बना लें, इससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, ये कहना चाहिए। मतलब नॉट नेसेसरली आप चैट जीपीटी से बनाइए, आप शायद बुक्स पढ़ रहे हैं, आपको वहाँ से कंफर्टेबल है तो आप वहाँ से बना लें। अगर मेरे पास टाइम का क्रंच ना होता तो मे भी शायद मैं भी बुक्स से ही बनाती, बट सिंस मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं हर एक बुक्स को ढूंढूं, मैगजीन ढूंढूं और बनाऊं, तो इसलिए मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली और वो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने टाइम अलॉट करके रखा था कि 2 दिन में मुझे GS3 के सारे टॉपिक्स बना लेने हैं। बट हाँ, फिर उन 2 दिनों में फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी होती है, फिर हमें 12-13 घंटे बैठ के लिखना है कंटिन्यूसली। अच्छा, आकृति आप पढ़ती भी थी 12-13 घंटे, पढ़ने के वो अलावा कोई काम भी नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं था। पढ़ने के अलावा काम तो ऑब्वियसली रहते हैं, हम लोग सोशल बीइंग्स हैं, सोशल लाइफ भी है, दो लिमिटेड है बट सोशल लाइफ तो रहती है। तो बट हाँ, जैसे ऐसा रहता था कि हाँ, कभी कभार थोड़ा सा रिलैक्स रहता था स्केड्यूल कि हाँ, मतलब सिर्फ 6-7 घंटे पढ़ लिए। कभी कभार ऐसा रहता था कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, 2-3 महीना है, मेंस है, तो तब थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, तो 11-12 घंटे पढ़ने पड़ते थे, तो तब उस हिसाब से पढ़ती थी। तो बहुत नीड बेस्ड था कि जैसे डिमांड रही टाइम की, तो वैसे ही पढ़ाई की मैंने। अच्छा, अब बात करते हैं प्रीलिम्स के स्ट्रेटजी पे। जैसे प्रीलिम्स 2026 दिसंबर में होने वाला है, या 8 महीने बचे हैं, शायद अगला अटेम्प्ट भी आप देने वाली हो, क्योंकि डीएसपी से एसडीएम बनने का सपना ही होगा। तो उसके लिए अगर आप यहाँ होती तो क्या स्ट्रेटजी अपनाती, प्रीलिम्स पे कब स्विच करती, और उसकी आखिरी 2-3 महीने की क्या स्ट्रेटजी होती है आपकी? सिंस देखिए, अभी मुझे थोड़ा टाइम हो गया है इस प्रिपरेशन में, मैंने 2-3 बार दे भी लिया है एग्ज़ाम, तो मुझे अब प्रीलिम्स पे थोड़ा होल्ड मिल गया है। तो मुझे अगर अब प्रीलिम्स देना हो तो मैं मोस्टली ट्राई करूँगी कि मैक्सिमम 20 या 30 डेज़, 1 महीने में मैं प्रीलिम्स को दूँगी। उसके अलावा जो भी टाइम है वो उसमें मैं अपना मेंस को और बेटर करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो आपकी मेरिट बनती है दैट्स बेस्ड ऑन योर मेंस मार्क्स एंड नॉट ऑन योर प्रीलिम्स मार्क्स। तो मेंस आपका अच्छा हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी, जैसे लाइक 2023 में आई वॉज़ वेरी होपफुल कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो इस चक्कर में मैंने प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के पहले ही मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी। मैंने मेक आईएएस में ज्वाइन किया था, जहाँ पे ऑलरेडी 120 सेक्शनल टेस्ट थे, तो जिसमें 10 क्वेश्चंस ईच टेस्ट में थे। तो जब उसका रिज़ल्ट आया तो हालांकि अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं क्लियर किया, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी। और मैंने देखा था कि जितने ने भी ज्वाइन किया था, जिनका नहीं हुआ तो फिर उन्होंने छोड़ दिया टेस्ट सीरीज़। बट फिर मैं भी बहुत हताश हो गई थी, तो मैं लाइब्रेरी जाती थी उस टाइम पे, तो मेरे बगल में एक मेरे सीनियर बैठते थे, उनका क्लियर हो गया था, तो मैं बहुत दुखी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे ख्याल से आप, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब मेरा हुआ नहीं है तो अब मैं प्रीलिम्स का पढ़ती हूँ, क्या मैं मेंस का करूँ। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आपका नहीं हुआ है इस बार, लेकिन मेरे हिसाब से आप मेंस अपना कंटिन्यू रखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भी साल आप मेंस देंगी उस साल आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि वो मुझे लिखते हुए देखते थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, तो उनके कहने पे मैंने फिर अपना मेंस जो है कंटिन्यू रखा। मतलब टेस्ट तो सीरीज देती रही हाँ, आप? तो जो 120 टेस्ट में मैं जहाँ 20 टेस्ट पे छोड़ने वाली थी, तो वहाँ उनके सिर्फ इतना कहने से मुझे पता नहीं क्यों एक मोटिवेशन सा मिला, तो मैंने वो पूरे 120 टेस्ट कोई लिखे। बता रहा था कि आपने 200 टेस्ट दिए हैं, मतलब कोई बता रहा था, मतलब नहीं, 200 नहीं, 120 दिए, तो उसकी कॉपी भी रखी हुई है सारी, बाकायदा वो रखी हुई है मैंने सारी कॉपी। तो वो टेस्ट लिखे थे मैंने, तो मैं वहाँ जाती थी। तो उस साल फिर जिनका सिलेक्शन हुआ था, मुझे याद है विकास यादव सर का सिलेक्शन हुआ था मेरी कोचिंग से, तो मैं उनके टेस्ट, एसडीएम विकास यादव ना? हाँ, तो मैं उनके क्वेश्चन पेपर, मैं उनके आंसर कॉपीज़ देखती थी, 1-2 तो मैं उठा भी लाती थी घर पे बिना लाइक वहाँ पे बताया कि मैं ये लेके जा रही हूँ। फिर मैं उसको बार बार देखती थी कि अच्छा, इनके पेपर में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है। तो वहाँ से देखते देखते मैंने बहुत कुछ सीखा कि अच्छा, मैं अपने पेपर में ऐसा करूँगी। तो जो 120 टेस्ट थे उसमें मैं हर 10 टेस्ट में चाहती थी कि मैं अब अगला जब टेस्ट लिखूँ तो मैं इससे बेटर करूँ। तो वो जो मैंने लिखा था 120 टेस्ट, उसके उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली। तो उसी वजह से जब मैंने 2024 में मेरा प्रीलिम्स निकल गया और मेरे पास टाइम भी कम था, 1.5 महीने ही थे, सिंस मेरा राइटिंग्स पे थोड़ा सा होल्ड कमांड डेवलप हो गया था, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं आई। तो मैंने बस अपना नोट्स फटाफट बनाया मैंने जल्दी से और उसको रिवाइज़ किया। बाकी मुझे लिखने की शैली पता चल गई थी कि कैसे लिखते हैं। प्रेजेंटेशन पे मैंने ऑलरेडी वर्क कर लिया था, तो फिर मेरे लिए चीज़ें ईजी हो गई। बहुत आसान हो गई। तो प्रीलिम्स के लिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए क्या बताना चाहिए, जो बिगिनर्स हैं कैसे निकालें प्रीलिम्स? पहले तो हाँ। पहली बात है तो प्रीलिम्स ही है। हाँ, तो मैं ये बोलूँगी कि पहले तो आप एनसीईआरटीज़ अच्छे से कर लीजिए।
स्टैंडर्ड बुक्स भी कर लीजिए अगर आपके पास टाइम हो, नहीं तो आप डायरेक्टली एनसीईआरटीज़ करने के बाद घटना चक्र पे भी स्विच कर सकते हैं, क्योंकि पीसीएस पे अभी आप देखेंगे कि ऑल्दो अब तो हम देख रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाने लगे, बट अभी भी जो वेटेज है वो स्टैटिक पे ज़्यादा है, ज़्यादा जो घटना चक्र के जो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर है। तो आप कोशिश करिए कि पहले आप एनसीईआरटीज़ को करके आप डायरेक्टली घटना चक्र मैंने बहुत ज़्यादा बार की है। मैं कितनी बार इनफैक्ट की है मैं आपको अपनी घटना चक्र ज़रूर दिखाना चाहूँगी अगर आप लेकर आओ मुझे घटना एक चक्र मिनट अपना दीजिए। लेकर आइए। देखिए घटना चक्र अभी तो लेकर आ रही हैं वो, इसके साथ साथ हम इनकी और नोट्स दिखा दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से पेंसिल से सारी टॉपिक्स लिखे हैं, कि एक टॉपिक GS3 का पूरा टॉपिक है ये, और पूरा एकदम यहाँ से सारी चीज़ें लिखी भी गई हैं, मेंस के पेपर हैं ये। और घटना चक्र, ओ माय घटना चक्र का ये मुझे एक तरीका सही लगा, जैसे मैं घटना चक्र को पढ़ती थी, फिर जैसे मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी, इसकी स्थिति देखिए आप, मतलब ये घटना चक्र एकदम नई रही होगी, और कितने 21 की घटना चक्र है, और इतनी बार इसको पलटा गया है। आप देख सकते हैं कि मतलब इसके पेज वेज, इसकी स्थिति कितनी खराब है। जब स्थिति इतनी खराब होगी तभी आपका निकलेगा, आप एक बार जान लीजिए। तो इसके विषय में बताइए घटना चक्र आप कैसे तो पढ़ती जैसे थी? घटना चक्र की क्या था कि मैं जैसे कोई भी टॉपिक्स पढ़ रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये है आर्किटेक्चर इन एंशिएंट टाइम्स, तो बताइए। आर्किटेक्चर इन एंशिएंट टाइम्स है, तो इसमें मैंने जो भी इसमें क्वेश्चंस आए या जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो तो मैंने किया ही, बट साथ में मैंने जो भी मुझे स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस मिले उसको मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपना लिख के अटैच कर लिया। तो ये चीज़ मैंने सारे चैप्टर्स में की है। जैसे ये बुक्स का था, बुक्स का टॉपिक है एंशिएंट लिटरेचर एंड एंशिएंट लिटरेचर पे है, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस है हमें यहाँ से जो मिला, प्लस हमने क्या किया कि हमने इन्हीं में से हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लिया, क्योंकि लास्ट टाइम आप जब रिविजन करेंगे तो आप ये सारे क्वेश्चंस नहीं रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको ये अपने जो आप ये पेपर फ्लैग्स यहाँ पे लगा रहे हैं, आपको इन्हीं को रिवाइज करना होगा। तो इसमें से आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे आप उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो ये काम मैंने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में किया था, जिसकी वजह से मेरा लास्ट मोमेंट रिविजन जो था वो बहुत ईजी हो गया कितनी था। बार आपने इसको रिवाइज किया होगा लगभग? घटना चक्र तो मुझे लगता है मैंने मिनिमम 20 टाइम्स पढ़े हैं अभी सारे ऐसे सब्जेक्ट की घटना चक्र आपने बनाए हाँ, थे? मेरी सारी घटना चक्र, सबकी स्थिति ऐसे है क्या? सबकी स्थिति ऐसी है। तो घटना चक्र सारी वही रखी है? हाँ, सारी वहीं रखी हुई है। तो मतलब अब ये देखिए इंटरव्यू जब चल रहा है तो एक इस पे भी इंटरव्यू कर लेंगे, घटना चक्र कैसे पढ़े। अपनी सारी घटना चक्र आप लेकर आइए, तब तक मतलब जो भी मिल जाए। अब घटना चक्र पे ही हो जाएगा एक इंटरव्यू आपका। तो घटना चक्र देखिए अभी आपके सामने, जैसे कि ये ज्योग्राफी की घटना चक्र है, और इसमें इतनी गजब तरीके से लिखा गया है। अभी यूपी PCS का ये पूर्वावलोकन इंडियन हिस्ट्री का है, माफ़ कीजिएगा, हिस्ट्री इस तरीके से कवर की गई। बहुत लेंदी हिस्ट्री है, लेकिन कम से कम 20 बार इसे पढ़ा गया है। अब आप ये समझ सकते हैं सारी घटना चक्र इस समय आ चुकी है, और ये इंटरव्यू एक तरीके से हम ये घटना चक्र मेरे सामने सब रखी है, और एक एक इसमें से एक उठाते हैं। ये किसकी है? पॉलिटी की है। बुरा हाल हो चुका है। बुरा हाल है तभी तो आज सिलेक्शन का अच्छा हाल है। तो इसको कैसे पढ़ती थी पॉलिटी की घटना हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये करती थी, मैंने एक बार स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लिए थे, तो मैं पहले तो मैं इन क्वेश्चंस को लगाती थी, फिर मैं देखती थी कि अच्छा ये क्या क्या दिए हैं, अच्छा इसमें क्या क्या इन क्वेश्चंस में क्या है। अब जैसे आप DPSP कवर कर रही हो। हाँ, जैसे DPSP है तो इसमें मैंने ये पढ़ा, तो मैं देख रही थी कि अच्छा इसमें आर्टिकल्स पूछते हैं कि ये न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ये किस में मेंशन, कौन से आर्टिकल्स में। तो मैंने एक बार ये क्विकली सारे आर्टिकल्स DPSP में जैसे इन्होंने नोट्स बनाई है ना, तो DPSP में जो नोट्स बनाई, हाँ आगे कर लीजिए, आप कैमरा आगे लेकर आइए। जैसे DPSP में उन्होंने जैसे नोट्स बनाई है, तो इसमें 39 लिखा है, 40, 41, 42 नहीं है, क्योंकि वो बहुत एक तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं लगा होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं उन्होंने। और इसके बाद देखिए कितनी बार इसमें कई बार पेंसिल से हाईलाइटेड है, और कई बार इसमें जो है एक तरह से पेन से हाईलाइट। एक्चुअली ये भी एक कोडिंग था। ये बेसिकली ऐसा था कि जो क्वेश्चंस मैं एक बार में मैं रिवाइज नहीं कर पा रही हूँ या मुझसे गलत हो रहे हैं, तो मैंने उसको डिफरेंट कलर से किया था। राज्यसभा की सीट किस तरीके से अलग अलग स्टेट में कितनी सीट है इसकी मैपिंग की गई है, लोकसभा की सीट मैपिंग की गई है। तो ये पूरा घटना चक्र आप कैसे पढ़ो ना, उसकी पूरी डिटेल वीडियो हम आपको बता रहे हैं, और थोड़ा पास कर देंगे तो जिससे कि अब हम आपके पास भी ले गए आएंगे। तो इसकी तो स्थिति इसको पहले सही से करो आप। तो मैं ही हैंडल सीखना चाहिए, क्योंकि आप लोग घटना चक्र ऐसे पढ़ते हुए चले जाते हैं। अब वहीं पे एकदम हम इसको सेट कर देते हैं। उसके बाद देखिए ये एकदम ऐसे इंटरव्यू आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो हम ऐसे बताते भी रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी चाहिए। अब यहाँ से फ्रेमिंग तो हम लोगों ने सही कर दिया है,
यहाँ से फ्रेमिंग सही है तो अब यहाँ से हम लोग दिखा भी सकते हैं। भैया पीछे खड़े भी हैं इनके, तो ये जैसे कि आप और कुछ बताना चाहेंगे पॉलिटी में? जैसे पॉलिटी में है, जैसे कुछ जो कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स होते हैं कि जैसे कौन कौन से बिल्स हैं जहाँ जॉइंट सेटिंग होती है, या कौन कौन से बिल्स हैं जो वो किस हाउस में ओरिजिनेट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ हमें कन्फ्यूजन होता है, तो उस पर मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लिए कि अच्छा जॉइंट सेटिंग ऑर्डिनरी और फाइनेंस में होती है, मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में नहीं होती है। देखिए ऐसे बने नोट्स, देखिए ये शॉर्ट नोट्स यहाँ ऐसे बन गए हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही जितने भी जो पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, वहाँ पे मैंने अपने ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के पेपर फ्लैग्स बना के अटैच कर लिए हैं। मतलब आप देख सकते हैं इसमें घटना चक्र की स्थिति, तो मैं देखने के बाद एकदम से वो हूँ हाँ, कि ये सारे जैसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सा टॉपिक किसके अंडर आता है, कौन सा यूनियन स्टेट के अंदर कौन कौन सा टॉपिक आता है, और ये सवाल पूछे भी जाते हैं पेपर में। हाँ, ये सारे मोस्ट रिपीटेडली, क्योंकि लास्ट मिनट हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर पाएँ, तो मैं सिर्फ ये पेपर फ्लैग्स देख लेती थी, तो उससे मेरा एक बार रिवीजन हो जाता था। अदरवाइज अगर हम ये रिवाइज करने लगे तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो ये पॉलिटी का हो गया आपका। हाँ। अब ज्योग्राफी का आ गया ये भी, इसकी भी स्थिति बड़ी खराब है, सबकी स्थिति एक ही जैसे है। तो ये कैसे कवर कर देती है? ज्योग्राफी में क्या पूछते हैं, मैपिंग ज़्यादा पूछते हैं? हाँ, ज्योग्राफी में मैंने एनसीईआरटीज़ में जो मैप्स बने हैं उनमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती थी, अब जैसे एनसीईआरटीज़ में ही है ये दिया हुआ है कि बॉक्साइट हमें कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये सब मैं कर लेती थी, और फिर इससे लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग रिजर्व कहाँ पे है और प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, टिन, डायमंड, टाइटेनियम, नाइट्रेट, सारी चीज़ें यहाँ पे। मतलब आपके बहुत ज़्यादा मतलब रंग बिरंगे नोट्स हैं और इतने गजब तरीके से आपने पढ़ा थोड़ा है। रंगों पे ज़्यादा ध्यान दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ब्लैक एंड वाइट रहता है, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। मतलब किसी को इसको स्टार्ट करना है, घटना चक्र को कैसे स्टार्ट करे वो ज्योग्राफी की? ओके, मैं जैसे मोस्टली क्या करती थी, आई थिंक जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ क्या मोस्टली सारे ही सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो जिसमें जो सीक्वेंस होता है उनका एक मतलब होता है। जैसे आप पहले आप कर लो सिटीज़ लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक, फिर आप ड्रेनेज सिस्टम करो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक सीक्वेंस होता है, उसके पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग होती है। आपको पहले ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से पास होती है रिवर्स, फिर आपको सिटीज़ लोकेट करने में और इजी हो जाता है। तो आई थिंक आप सीक्वेंस फॉलो करिए। मैं मोस्टली क्या करती थी, जैसे मैं डिवाइड कर लेती थी कि ठीक है इतने चैप्टर्स हैं तो आज 2 चैप्टर्स मैं आज करूँगी, तो मैं उसको कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से करती थी। मैंने ये घटना चक्र से मैं जो भी ये क्वेश्चंस रहते थे उनको रिवाइज करती थी, प्लस एनसीईआरटी से जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती थी या और किसी स्टैंडर्ड बुक से उसको करके यहाँ पे स्टेपल कर लेती थी। तो मेरा ये कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाता था, ताकि लास्ट मिनट में क्या है, मैं सिर्फ ये पेपर फ्लैग्स देख लूँ और इसमें हाईलाइटेड पोर्शंस देख लूँ, तो ये मेरी 1 घंटे में, 1 या 2 घंटे में इतनी घटना चक्र 600 पेज की रिवाइज हो जाती 2 घंटे में। हाँ, और यही करना ही भी है, क्योंकि अदरवाइज एग्जाम के आप जितना टाइम आप ये रिवाइज करेंगे और पूरा आप करेंगे, जैसे आपने ज्योग्राफी रिवाइज किया, फिर आपने हिस्ट्री किया, फिर आपने किया, तो फिर आप जब तक ज्योग्राफी पे फिर से पहुंचेंगे 1 महीने का टाइम जा चुका रहेगा, फिर से आप चीज़ें भूलने लगेंगे। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आप एक दिन में 4 आपको घटना चक्र रिवाइज करनी है एग्जाम के पहले। बहुत शानदार, मतलब एक तरीके से जो कहते हैं वास्तव में कि प्रीलिम्स निकालना है और यूपी पीसीएस निकाला, तो घटना चक्र आप जो है इसको कवर करते हो। साइंस में तो थोड़ा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी साइंस रहा है। हाँ, साइंस में तो इसमें जो है साइंस का उतना मुझे जरूरत एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का है। ये भी आपने अच्छे से कवर किया इसको। हाँ, ये भी इसमें जो भी मुझे एक्स्ट्रा लगा कि जानना है मुझे, तो मतलब आप स्थिति देखिए, घटना चक्र की स्थिति देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्योंकि मैं इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे डिटेल्ड इंटरव्यू आपको बहुत कम मिलेंगे कि वास्तव में घटना चक्र क्या है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। ये एक तरीके से रामबाण है, ये पूरी तरीके से रामबाण है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बाइबल्स हैं, बिल्कुल बाइबल्स हैं पूरा। और अगर इतने कवर कर लिए तो हमेशा प्रीलिम्स निकलेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इतनी सारी चीज़ें तो हम डिटेल्ड वे में आपसे पढ़ लिए, घटना चक्र भी पीछे रखा है और इसकी कुछ क्लिप्स हम आपको भेजेंगे टेलीग्राम पे सारी चीज़ें। और आकृति का भी यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम भी आप। नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। इंस्टाग्राम मैंने तो बनवाया था इससे, मैंने बोला कि अब आप एक डीएसपी बनने के बाद अब तो एक इंस्टाग्राम, मैंने इनको नाम सजेस्ट किया कि आकृति शुक्ला, डीएसपी आकृति शुक्ला ऑफिशियल, इस तरीके से। तो उस पर आपको गाइडेंस ये लगातार देती रहेंगी। आकृति शुक्ला डीवाईएसपी है शायद। अच्छा, आकृति शुक्ला डीवाईएसपी, अच्छा, वहाँ से आपको बच्चे फॉलो करेंगे और वहाँ से आपसे गाइडेंस लेंगे। बीच बीच में लाइव भी आ जाया करिए जिससे कि बच्चों को गाइडेंस मिल सके। हाँ, अभी एक्चुअली आदत नहीं है ना, क्योंकि मेरा अभी तक मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं थी ना। हाँ, ये सवाल यहाँ से है कि मतलब सोशल मीडिया से बहुत दूर थी कि बहुत नज़दीक थी, क्योंकि आजकल तो रील्स का ज़माना है बहुत ज़्यादा। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा दूर थी। इनफैक्ट मेरा एक बार बहुत शुरू में कॉलेज डेज में फर्स्ट ईयर में मैंने फेसबुक आईडी बनाई भी थी शायद, लेकिन फिर मैंने उसको वो खुद ही डीएक्टिवेट हो गई। कभी मैंने लॉग इन ही नहीं किया। इंस्टा तो कभी बनाया ही नहीं था।
तो मैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर वगैरह कहीं पे नहीं हूँ मैं सिर्फ। तो पढ़ती भी थी बहुत आप, मतलब पढ़ाई के नहीं, प्रति बहुत मतलब एक रुझान ऐसा था कि कुछ नहीं? नहीं था, मतलब ऐसा कुछ जीवन का बहुत सबसे बड़ा टर्निंग फेज कब आया, मतलब कब, मतलब पढ़ाई में आपका एकदम रम जाना, पहले से भी रम पढ़ना? जाना नहीं, रम जाना टाइप्स तो पहले से ही था। मतलब जैसे शुरू शुरू में हमें ज़्यादा उत्साह रहता है, जैसे जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनूंगी और यंगेस्ट आईएएस, और इस तरह का हम सब लोग सपना देखते हैं, वैसे ही मेरा भी था। लेकिन लेकिन जर्नी ये बहुत ही, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो इनफैक्ट ऐसा हो गया कि जहाँ मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बनने का सपना देख रही थी, ऐसा हो गया कि 2 बार से प्रीलिम्स ही नहीं निकला। Yes, ऐसा हो गया, और इनफैक्ट सिचुएशन बैक टू वर्स होती जा रही थी। तो वही ना, एक टाइम पे ऐसा होता है, जैसे कि भाभी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि आप मतलब एक टाइम पे आपको बस सब कुछ छोड़ देना होता है भगवान पर। तो मेरे भी लाइफ में एक ऐसा ही पॉइंट आ गया। एंड सिंस ये तैयारी बहुत लंबी खिंचती है ना, तो इसमें एकेडमिक चैलेंजेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस भी आते हैं। आपको ऐसा लगता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मतलब जैसे आप सोशली आइसोलेट हो गए हैं। और मेरे तो लाइफ में ऐसे भी फेज़ आए कि जब मतलब मेरे दोस्त लोग खुद मुझसे दूर हो गए, या बहुत ऐसा भी होता है कि जब आपके फ्रेंड्स कुछ लोग होते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर वो आपको छोड़ देते हैं, वो लाइक उनको आप में इंटरेस्ट नहीं रहता सही है। बात है, मतलब जब तो इंसान सफल हाँ, होने के बाद तो इंसान छोड़ ही देता है। हाँ, मतलब तो ये सारा, ये बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनल चैलेंजेस भी मैंने फेस किए अपने इस जर्नी में। मतलब एकदम बिल्कुल ब्रेक डाउन वाले पॉइंट से पहले ही भगवान ने मतलब बचा लिया एक तरह से। तो मैं तो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी कि लग रहा है नहीं होगा, बट एक पता नहीं कहाँ से ये था कि मतलब ठीक है, अब करते चल रहे हैं, बाकी अब जो रिज़ल्ट आएगा वो भगवान जाने, भगवान का रहेगा रिज़ल्ट, वो मेरा नहीं रिजल्ट तो रहेगा। बहुत पॉजिटिव रहा है और हाँ, इंसान नहीं, भगवान इस बार सुनता तो जरूर मैंने, है। जब तक मैंने ये करके दिया था कि नहीं मैं ये कर दूंगी, मैं ऐसा करके आऊँगी, मैं बहुत अच्छा कर दूंगी, तब तक तो कुछ नहीं आया रिज़ल्ट। बट जब मैंने मन में ये बना लिया कि नहीं यार, अब मैं कर देती हूँ, बाकी अब रिज़ल्ट जो आएगा, तो मैंने ऊपर एक ऐसा मूर्ति रखी हुई है। तो मैं एक टाइम आया था जब बहुत ज़्यादा ऐसा इमोशनल सेटबैक था, चलता था, तो पढ़ते पढ़ते उस जो एक छोटा सा मूर्ति है वो भगवान जगन्नाथ जी की, तो उनसे ही इंटरेक्ट करती थी मैं, खुद लाइक कन्वे करती थी कि ठीक है, अभी मैं कर दे रही हूँ, अभी रिजल्ट जो भी होगा वो आपका होगा, अपने से मैं बस सिर्फ मेहनत कर रही हूँ, रिजल्ट ख़राब भी आएगा तो वो आपकी वजह से आएगा, मेरी वजह से नहीं। एंड पता नहीं लाइक उससे मतलब काफ़ी वंडर्स हो गए उसके बाद। तो उसके बाद से तो मतलब अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें अच्छी हुई हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैंने बिहार, ऐसा नहीं था कि पढ़ाई में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी में चेंज कर दिया या बहुत 18 घंटे पढ़ने लग गई, ऐसा कुछ भी नहीं था, वैसे ही पढ़ती थी नॉर्मल 6-7 घंटे। बट ये था कि मैंने बिहार का दिया था, पीसीएस दिया था, और बहुत अच्छा भी नहीं हुआ था। तो बट उसका जब आया रिज़ल्ट, तो उसमें कट ऑफ गया था 81, और मैंने अपना स्कोर चेक किया था, मेरा स्कोर भी था 81। तो मतलब टू द सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल मेरा चीज़ें थी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मतलब ठीक है, अगर आप खुद से हायर किसी एनर्जी पे रिलाई करने लगते हो तो वो समवेयर हेल्प करता है। मतलब बहुत सारे दोस्तों के बीच में रहते हैं बच्चे ग्रेजुएशन टाइम में, उसके हाँ, बाद दोस्ती यारी में हाँ, बहुत बिजी रहते हाँ, हैं, एग्जैक्टली। तब तो बहुत मतलब साथ मतलब एकदम खड़े रहते हैं, हाँ, एग्जैक्टली। निभाएंगे। लेकिन जब इंसान सक्सेस होने लगता है धीरे धीरे ना, तो वैसे बिल्कुल, वैसे बिल्कुल, फिर वो उसी लाइमलाइट में चला जाता है वो, बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर वो इंसान फिर अपने आप को बहुत अकेला फील करने लगता है। तो हाँ, ऐसा मतलब ऐसा होता है, ऐसा आप बताइए कैमरे पे, क्योंकि कोई आपके साथ नहीं खड़ा रहेगा। एग्जैक्टली। अगर देखिए, मैं ये बता रही हूँ खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से, जैसे अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी फेज़ में हैं तो आपका हो सकता है कि आपका कोई ग्रुप हो जहाँ पे सब तैयारी कर रहे हों, और आपको ऐसा लगे कि हाँ ये पर्सन है, इसके साथ मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हमेशा हम लोग साथ रहेंगे, और हम लोग की जर्नी ईजी रहेगी, मैं इसको हेल्प करूँगा या ये मुझको हेल्प करेंगी, ऐसा करके रहेगा। बट आई थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नथिंग इज़ गोइंग टू स्टे विथ यू। अगर आप किसी पे भी इस जर्नी में इमोशनली या किसी भी तौर पर अगर आप डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो वो एट द एंड वो आपके लिए हार्मफुल होगा। तो आप ठीक है, आप खुद पर विश्वास रखिए, खुद की मेहनत पर विश्वास रखिए, और किसी दूसरे पर्सन पे मत रिलाई करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब छोड़ जाते हाँ, हैं मतलब। एट द एंड ऑफ द डे इंटरेस्ट मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है। सही बात है, जब आप तो काबिल रहोगे तभी इंसान के अंदर हाँ, इंटरेस्ट रहेगा, जब तक एग्जैक्टली। जिसकी ज़रूरत रहेगी तब तक वो। हाँ, तो अभी मे बी शायद जो अभी आपका बेस्ट फ्रेंड हो या जो अभी आपको बहुत हेल्पफुल कर रहा है, हो सके कि वो आपको मे बी शायद अभी आप जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ें तो मे बी शायद वो पर्सन आपको उतनी हेल्प ना करे। तो आपको इमोशनल ब्रेकडाउन आपका ना हो, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। देखिए ये चीज़ें यहाँ से बताई इस वजह से जा रही हैं क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों के साथ होती हैं। होती है, सब बहुत होती हैं। कॉमन डे टू, मतलब इनको छुपाने से ये ख़त्म नहीं होगा। ये सब बहुत डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हम लोग इस एज में हैं ही, क्योंकि हम अब कितना भी अपने आप को आइसोलेट करें, हम लोग एक सोशल बींग्स हैं, हम चाहे अनचाहे हम किसी पे इस चीज़ डिपेंड में हो ही सकते पड़ हैं, जाते हैं, चाहे मतलब वो इस चीज़ में। दोस्त हो चाहे वो और भी कोई हो, हम डिपेंड हो जाते हैं।
तो बट और ये हमें ये चीज़ें चीज़ गलत भी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को मैनेज करने की भी हाँ, शक्ति होनी चाहिए। capacity अगर आप होनी आज काबिल चाहिए। ना होती, शायद ये चीज़ यहाँ से आप नहीं बोलती होती। हाँ एग्जैक्टली मैं अगर कहती उसी हूँ। समय अगर आप किसी कोई ब्रेकडाउन हुआ हो या कोई चीज़ें ऐसे आपके जीवन में घटित हुई हैं, अगर उसी समय आप हार जाती और एकदम टूट जाती, तब आज शायद आज आप डीएसपी यहाँ बन के न हाँ बैठी होती। जैसे मैं खुद बहुत बच्चों को देखती हूँ, अभी जैसे जो मेरे थोड़े जूनियर्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उनको देखती हूँ वो अपनी प्रिपरेशन फेज़ में है, बट उनके लाइफ में कुछ हो गया, किसी से लड़ाई हो गई है, कुछ हो गया, आजकल रिलेशनशिप्स हैं, ब्रेकअप्स हो गए, तो लोग इतना ज़्यादा लाइक ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड विच इज़ वेरी नेचुरल एंड ऑब्वियस, इसमें देयर इज़ नथिंग लाइक अननेचुरल अबाउट दिस। तो वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन इतना ज़्यादा बड़ा इशू हो जाता है कि आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें कॉमन है, इसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट हमें इसे मैनेज करना आना चाहिए। कोई भी पर्सन, कोई भी चीज़ आपके पढ़ाई से, आपके करियर से इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती है। सही बात है। ये चीज़ मैंने सबसे इम्पोर्टेंट आपके माँ बाप होते हैं, एग्जैक्टली सब। आपकी फैमिली होती है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये है, बट नहीं, आप उस टाइम पे कुछ ना कर सकिए तो बस पेशेंस रखिएगा एंड चीज़ें सही होंगी। उस टाइम पे सबसे करीब अपने माँ बाप के आप अगर रहेंगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। बिल्कुल। अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं तो सब पूरा संसार आपके साथ है, अगर वो आपके साथ नहीं है तो कोई भी आपके साथ नहीं है। तो सबसे माँ बाप का कितना बड़ा रोल रहता है। एक मतलब आप एक लड़की हैं और आप जो है प्रयागराज में ही आप रह के तैयारी की हैं पूरी, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ आते हैं, बहुत लाइमलाइट में होके बहुत बिखर जाते हैं, सपने टूट जाते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है, बहुत सारी लड़कियाँ आत्महत्या भी करती हैं, बहुत सारे ऐसे इशूज आते हैं, समाज का एक अलग से दबाव भी लड़कियों पे रहता है, समाज का एक लांछन भी अलग से लड़कियों पे लगता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी, जो बच्चियाँ अभी प्रयागराज में रह के तैयारी कर रही हैं या कहीं भी रह के वो तैयारी कर रही हैं, उन कितना बड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी? हाँ देखिए, पहले तो आपने बोला कि आपके माँ बाप का क्या रोल रहा, तो मैं तो बता दूं कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, स्पेशली मेरे फादर। मतलब मदर तो बहुत ज़्यादा ही है, उनका तो मैं लाइक बोलूँ वर्ड्स में तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, बट जनरली लाइक जो फादर्स होते हैं वो शायद उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट मेरे फादर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे। इनफैक्ट अगर मम्मी ने कभी मुझसे कोई काम करने के लिए कह भी दिया तो मेरे पापा जो थे वो हमेशा बोलते थे कि नहीं नहीं, इसको पढ़ने दो, अभी काम मत बोलो इसको। तो हर एक चीज़ से लेके मतलब इनफैक्ट पेन लानी है, कॉपी लानी है, वो हर एक चीज़ वो चाहते थे कि वो खुद ही ले आएँ, सो दैट मेरा टाइम बचे और मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। तो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। और रही बात की जो अगर लड़कियां बाहर से यहाँ पे आई हैं पढ़ने या फिर घर से ही पढ़ाई कर रही हैं, तो देखिए डिस्ट्रैक्शंस आज के टाइम में बहुत हैं। तो सबसे पहला काम है तो खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है। मतलब अगर आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस हो तो आप, क्योंकि आप बच नहीं सकते हैं आज के टाइम पे, सोशल मीडिया संगत का बहुत खराब असर होता है। मतलब हाँ। एक ही रूम में अगर 5 लड़कियां रह रही हैं, 4 अगर मतलब किसी और लाइन में है, तो पांचवी का तो अपने आप ही मन करने लगेगा एक हफ्ते बाद। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे टाइम पे आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप किस वजह से तैयारी करें, आप किस वजह से कहीं आए हैं तैयारी करने, अपना मिशन क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरे केस में क्या, मेरे भी फ्रेंड्स थे जो तैयारी में नहीं थे, तो उनकी लाइफस्टाइल ऑब्वियसली अलग होगी, उनके लाइफ में और भी चीज़ें होंगी, घूमना फिरना ये वो। तो ऑब्वियसली मैं भी ह्यूमन हूँ, मेरा भी मन करता था, बट उस टाइम पर मैं ये सोचती थी कि नहीं यार, मेरा ये टारगेट नहीं है। तो खुद को आपको समझाना है एट टाइम्स, जो है आपको सेल्फ टॉक करना पड़ेगा। सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद से बात करिए सो दैट आपको पता चले कि हाँ ठीक है, आपको क्या करना है, और वो चीज़ आपके अंदर से खुद से ही निकल पाएगी जब आप खुद से बात करेंगे, तभी निकल पाएगी वो। हाँ। तो खुद से बात करना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप वहीं से पढ़ी हैं? बच्चियों के लिए, लड़के लड़कियों अच्छा दोनों दोनों के के लिए। लिए। हाँ देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हमेशा से ये नाम ही रहा है कि IAS PCS की फैक्ट्री रही है, बट अभी हम सब जानते हैं कि यहाँ का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ख़राब हुआ है इधर इस बीच। बार तो 50-60+ हाँ सिलेक्शन में इस बार अच्छा रहा है, बट हम आगे भी यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है। यहाँ पे जो भी बच्चा आता है वो कहीं ना कहीं IAS PCS बनने का सपना ज़रूर देख के आता है, बट एट दी एंड सब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। तो उनको ये ध्यान में रखना है कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल नहीं है। बगल में यूनिवर्सिटी रोड है जहाँ पे दुनिया भर की सारी किताबें, सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस आपको फोकस्ड रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको बस ऐसे खाली चौराहे पे खड़े होकर टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू की बातों में। आप एक लक्ष्य की तरफ केंद्रित होकर काम करिए। बाकी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट और लाइफ में लाइक एंजॉइंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। चलिए, ओवरऑल बहुत अच्छा, मतलब गजब का इंटरव्यू रहा। दुनिया मतलब जीवन में जो भी चीज़ें घटित होती हैं एक इनिशियल एज में और तैयारी करने के टाइम में, जो भी चीज़ें थी सारे एक्सपेक्ट पे बात हुई, माता पिता से लेकर के परिवार सब तक बात हुई।
भाभी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाभी, मैंने तो जैसे ही बोला कि भाभी लक लेडी लक तो हमारी लाइक पूरी फैमिली गई हर एस्पेक्ट में, मतलब मेरा एकेडमिक ही नहीं, घर के सारे एस्पेक्ट्स को लेके सबके लिए भाभी बहुत लकी रही हैं। और वो एक लक फैक्टर हटा भी दिया जाए, कोऑपरेशन की भी बात किया जाए, तो मतलब जितना भाभी ने कोऑपरेट किया है, मतलब मैंने जेन्युइनली स्पीकिंग एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, और मैं इसको ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहती थी बिकॉज मुझे लगता है कहीं नज़र वज़र ना लग जाए इसलिए भी मुझे थोड़ा डर लगता है, बहुत बोलने में मुझे डर लगता है। बट मैं दो चार बस ऐसे लाइक इंस्टेंसेस बताऊँ तो जब जैसे हम पढ़ते थे तो जैसे मेरा क्या है रूटीन थोड़ा अलग है, मैं रात में पढ़ती हूँ, भाभी का क्या है उनका बहुत डिसिप्लिन रूटीन है, वो टाइम से सोती हैं टाइम से उठती हैं, ऐसा वाला है। तो मतलब बट भाभी इतना लाइक कंसर्न रहती थी कि जब वो जैसे सोने जा रही हैं तो वो उनको पता होता था कि मैं रात में पढ़ूंगी, आपको उठा तो देती वो थी वो? नहीं, वो जैसे उनको पता है कि मैं रात में पढ़ूंगी तो वो मेरे लिए खाने पीने की चीज़ें रख देती थी कि ठीक है तुम रात में पढ़ोगी तो तुम खा लेना, तुम्हें भूख लगेगी। और जब हम मेंस की तैयारी कर रहे थे, हम आंसर राइटिंग करते थे, तो मुझे लिखते लिखते मेरे हाथ में यहाँ पे चोट लग जाती थी बट मुझे एक्चुअली उस टाइम पे मेंस के टाइम पे मतलब काफ़ी दिक्कत हो गई थी, तो छिल विल गया था लिखते लिखते। तो मतलब अक्सर ऐसा होता था कि मैं खुद निगलेक्ट कर देती थी इस चीज़ को, बट भाभी वो बैंडेज वगैरह ला के बांध देती थी। कई बार तो ऐसा हो गया था कि मैं सो गई थी बट उन्होंने ला के लाइक कर दिया। तो बहुत ज़्यादा लाइक अकेडमिक तो चलिए जो किया है, बट ये सब चीज़ें होता है जो ना कोई कहता है, ना कोई एक्सपेक्ट करता है, ना कोई इतना करता है, बट इस लेवल तक उन्होंने किया है। मतलब लाइक फ्रूट्स काट के देना, सब कुछ करना, तो सब कुछ किया है उन्होंने। आगे तो एक बार उंगली दिखा दो अपनी, मतलब अरे वो यार, लिखते उंगली लिखते उसी पे मेरा ध्यान अभी चला गया, दिखा दीजिए उंगली। वो मतलब नॉर्मल है, वो इतना ऐसा कुछ नहीं है, बस लिखने हाँ की वजह से है ना हाँ, ये? लिखने की वजह से दिखा थोड़ा दो एक हो बार। गया। मैं अलग से फोटो पोस्ट कर दूंगी तो टेंशन मत लो। मतलब उंगली में एकदम से मतलब झलका पड़ गया, एकदम गांठ हो गई उसमें। आप हाँ समझ लीजिए कि लिखना कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने आंसर राइटिंग पे बहुत जोर दिया हाँ, है। मैंने आंसर राइटिंग, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आंसर राइटिंग जितना हो सके करिए। देखिए बाकी अभी अगर इंटरव्यू चलता रहेगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि 2-3-4 घंटे के पहले ये स्टॉप होगा, तो इस पे हमने बात कर ली। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में ना अपने सवालों को पूछिए, क्योंकि ऐसा इंटरव्यू वास्तव में घटना चक्र पे जो हमने स्पेशल लिया है इस पे एक अलग सेशन हम रख लेंगे, लेकिन अगर आप सवालों को पूछेंगे ना तो जो जो चीज़ें अभी छूटी हुई हैं वो आप हमें बताएंगे। तो ओवरऑल मतलब डिप्टी एसपी पोस्ट पे इनका रैंक 3 आया है, और उम्मीद करते हैं कि आप जैसे इतने बेबाक तरीके से इंटरव्यू आपने दिया, वैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस जो भी आपकी जॉब रहेगी उसमें आप जो है बहुत अच्छे से सबकी सेवा भी करेंगी, और एक लड़कियों के लिए एक अलग एग्जाम्पल आपने सेटअप किया समाज में, वैसे ही आप समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम करेंगी। आकृति का डीएसपी रैंक 3 आया है, आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, पूरे प्रयागराज वासियों की तरफ से, और ननद और भौजाई के रिश्ते को जो लोग मतलब सराहना दे रहे हैं उनके लिए भी आपके एग्जाम्पल आपने सेट किया। आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।